हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे होंगे आप लोग। और मैंने जैसा कि वादे के हिसाब से बहुत ही कोशिश की थी आपको बेटा। मैंने लास्ट पूरा एटम भी कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए, और डुअल नेचर भी बेटा कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एटम, डुअल नेचर और न्यूक्लियाई और आपका सेमीकंडक्टर, ये सब मिला के 19 मार्क्स का है बच्चों। तो बेटा एटम और डुअल नेचर कंप्लीट हो गया है। आज का आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा बच्चों। फिर न्यूक्लियाई बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम सिलेबस है इसका। तो बच्चा एक दिन हम ये भी इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर बच्चे कुछ कह रहे थे सर आपने इम्पोर्टेंट सवाल बोला था डुअल नेचर का कराएंगे और एटम का। हाँ बच्चों कराएंगे बिल्कुल। इन इन चारों चैप्टर का ना एक साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज ले लेंगे बच्चों एक साथ, और आपको इन चारों चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे ताकि आपके 19 मार्क्स एटलीस्ट गेन हो जाए। बेटा मैं आपका फिजिक्स टीचर सुशांत सिंह राजपूत। आज जो बेटा डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे हम सेमी कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है बेटा। सेमी कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का जो है वो सिलेबस है। फिजिक्स में कई कैटेगरी होती है पता है आपको। ये जो सेमी कंडक्टर है बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है बच्चों। सर इसमें कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है माफ कीजिएगा बच्चों, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सर क्या क्या पूछेगा। देखो बच्चों, क्योंकि इसका ऑलरेडी सिलेबस इतना रिड्यूस हो चुका है, इतना रिड्यूस हो चुका है कि ना तो इसमें ट्रांजिस्टर है, ना इसमें लॉजिक गेट है। ट्रांजिस्टर के अंदर ही बहुत सारा था, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, फिर इनके अंदर कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, ये सब बेटा आपके सिलेबस में है ही नहीं। और बताऊं जो नया सिलेबस आया है उसमें सोलर सेल भी नहीं है, फोटो डायोड भी नहीं है, जेनर डायोड भी नहीं है। वैसे है तो शायद एलईडी भी नहीं, लेकिन ये मैं करा दूंगा, रिस्क नहीं लूंगा। तो बेटा अपना सिलेबस ही यही है देखो। अब जैसे इतना पढ़ना है और बेटा आपको 7 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा आपको। अब 7 मार्क्स के लिए इतनी तो आप कर सकते हो, इतना काम तो आप कर ही सकते हो बच्चों। बस ये थोड़ा थोड़ा सिलेबस है, ये हल्का 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 है ना, हल्का हल्का। कितना ही टॉपिक बच गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टॉपिक है। और चैप्टर जो मार्क्स आएंगे वो 7 मार्क्स आएंगे। तो आप खुद ही सोचिए बच्चे कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, इसीलिए बेटा इसको पहले करा रहे हैं। ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आज तबीयत थोड़ी सी दिक्कत है, बट फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज अगर दाएं बाएं भी हो जाए तो समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी, तो बच्चों सबसे पहले ये एनर्जी बैंड थ्योरी है, इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कंडक्शन बैंड कैसे है और वैलेंस बैंड कैसा है, और वैलेंस बैंड कैसा है। बेटा डिस्कस करने के लिए इसको 1 घंटा में डिस्कस करेंगे तो भी कम है, बहुत सी बातें कर सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो उसमें पॉली एक्सक्लूजन पढ़ा होगा प्रिंसिपल, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकते हैं इसको। बहुत सारे मेथड है मेरे पास तो, बट मैं सबसे आसान और टाइम जिसमें मिनिमम लगे मैं वो आपको टॉपिक कवर कराऊंगा इसमें। चलिए बेटा चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। बेटा हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखे, हो सकता है थोड़ा छोटा दिखे, लेकिन इसको जो मैं पढ़ूंगा उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि these are materials which have resistivity in between that of conductor and insulator। बेटा ये सीधा आ गया है सेमी कंडक्टर पे। देखो बेटा 3 तरीके का बताया गया है, आप लोगों को सुनना ध्यान से। एक बताया गया है कंडक्टर, एक बताया गया है इंसुलेटर, और एक बताया गया बेटा सेमी कंडक्टर।
बेटा इस नोट्स के सहारे थोड़ा सा सिलेबस जल्दी हो जाता है, हालांकि मैं नोट्स से पढ़ाता नहीं हूँ, बट फिर भी ये करना पड़ रहा ताकि टाइम जो है वो एटलीस्ट कवर हो जाए। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली मूव करता है, वो कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा, वो आपका इंसुलेटर है। और सेमी कंडक्टर होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली तो फ्लो नहीं करता, लेकिन जब इसको एक एनर्जी मिलती है तब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इसलिए बेटा ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच आता है, लिखा हुआ है दीज आर मटेरियल which have resistivity in between that of conductor and insulator। ठीक है बेटा, सेमी कंडक्टर बेसिकली बेटा ये जो आप नया नाम पढ़ रहे हो उसने पूरी दुनिया को पलट के रख दिया है। तो आज जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, जिस पर लिख रहा हूँ, जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये जितना भी चीज पॉसिबल हुआ है बच्चों, वो सेमी कंडक्टर की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब सेमी कंडक्टर बेटा बहुत ज्यादा यूज होता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टुडे आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। सेमी कंडक्टर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ एलिमेंटल सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और भी है, अभी किस ग्रुप का है आप देख सकते हो, जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसे पता है कौन से ग्रुप का है ना, ये कौन से ग्रुप का है। इन सब की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी सबको पता है। ये कौन से ग्रुप से है ये समझ में आ रहा होगा जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है। क्या ये कार्बन के ग्रुप से है बच्चों, क्या ये कार्बन के ग्रुप से है, ये देखना है आपको, है ना। तो मैंने कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर हमारे घर में, हमारे इंडिया में, हमारे आसपास, क्योंकि सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा है इसलिए हम मोस्ट कॉमनली यूज सिलिकॉन का करते हैं। हालांकि जर्मेनियम इससे ज्यादा अच्छा होता है, परंतु ये मिलता नहीं है, ये इतना आसानी से नेचर में उतना उपलब्ध नहीं है जितना सिलिकॉन है। और आपको पता है हम लोग तो जुगाड़ पे काम करते ही है, तो इसलिए बेटा ज्यादातर आप सिलिकॉन पढ़ोगे कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया। तो याद रखना सिलिकॉन जो है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। कैसा है बच्चों, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। फिर काम की बात करते हैं बच्चों, आओ अगला है एनर्जी बैंड थ्योरी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर क्या है बच्चों, आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, अगर ग्राफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बेटा इसको, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा देखना चाहिए इसको। ये एनर्जी बैंड थियरी है। ये कहता है, मैं बताता हूं आपको बड़े प्यार से कि ये क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 14। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 14। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 2 2 4 6 10 2 12, अब आगे आएगा 3p2। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको में से किसी बच्चे को नहीं आता है अगर, तो बेटा वो थोड़ा सीखने की आवश्यकता है। बेटा जो s होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जो p है उसमें मैक्सिमम 6 आ सकता है, जो d है मैक्सिमम 10 आ सकता है, और जो f है मैक्सिमम 14 आ सकता है बच्चों। आप समझ रहे हो बच्चों। तो आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन का सर ने ऐसे कैसे कर दिया। बच्चों ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपको ये लग रहा है, बट है बड़ा आसान, क्योंकि ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, आपने क्लास 11 में पढ़ लिया होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, है ना। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता बेटा तो आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं, फिर आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो तो मैं आपको सिखा नहीं सकता बच्चों, है ना, टाइम बहुत कम है। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अब एक बात बताओ, एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो इस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है,
तो बेटा अगर दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी सेम ऑर्बिट में सेम उतना ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों आइसोलेटेड है, दोनों क्या है बेटा, आइसोलेटेड है, तो इनका एनर्जी लेवल जो होगा बच्चों वो सेम होगा, जो एनर्जी लेवल होगा बच्चों वो सेम होगा। अगर दो एटम, जैसे मान लो मैंने कहा एक सिलिकॉन है और एक सिलिकॉन है, अगर ये दोनों एटम इंडिविजुअल रखा हुआ है या आइसोलेट रखा हुआ है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन का अलग देखो, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो देखो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट कैसे निकालोगे, देखो 3s है और 3p है, तो बेटा दोनों सेम लेवल हो गया, तो दो दो चार, आउटर मोस्ट में 4 रहा, जबकि p में तो 6 आना चाहिए था, बट 2 ही है, तो वहां 4 की कमी है इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की कमी है। देखो 3 बता एनर्जी लेवल को देखो, 3s 3p को देखो, तो 3s में तो 2 होना चाहिए है, 3p में 8 होना 6 होना चाहिए, वो जबकि 2 ही है, तो बचा तो 4, तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो मैंने कहा अगर मान लो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो आइसोलेट कर, अगर से आइसोलेट रखेंगे बच्चों, तो वो एनर्जी उतनी ही होगी जितना दूसरा सिलिकॉन को हम आइसोलेट रखेंगे, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी भी सेम होगी। यानी कि दो एटम अगर आइसोलेट है, दो एटम अगर आइसोलेट है, तो उनके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे एटम के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होगा, मतलब यहां पे एनर्जी सेम होगा। लेकिन जब दो एटम को आप पास लेके आओगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से, जिसके कारण इसके एनर्जी में थोड़ा बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, ये वेरी करने लग जाएगा एनर्जी। यानी कि जब इसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरी करने लग जाएगा, तो बेटा ये होता है दो एटम को आपस में पास लाने में, यानी कि एक दूसरे को करीब लाने में, दो एटम को एनर्जी घट भी सकती है, एनर्जी बढ़ भी सकती है। ये है, इससे बनता है बेटा, इस प्रोसेस से बनता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं बच्चा। इससे क्या बनता है, इससे बनता है बच्चों, देखो इससे बनता है एनर्जी बैंड थ्योरी। इसी के अकॉर्डिंग आपको बेटा फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप आपको समझ में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके समझ में आया तो ठीक। देखिए बच्चों इधर आइए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ। मैं आसान भाषा में अगर बात कर दूं बच्चों, तो आसान भाषा में ही बात आपको समझ में आ जाएगी, बट क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूज हो सकते हो एनर्जी बैंड गैप से या एनर्जी बैंड थ्योरी से, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में उतना ही अच्छा है जितना अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। इधर आइए बच्चों, आपने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये क्योंकि इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर यानी कि Z। अब आप इसका एनर्जी लेवल देखिए, ये मान लीजिए आप एनर्जी, और ये मान लीजिए आपको बेटा इंटर एटमिक स्पेस, स्पेस ऑफ एटम्स, मतलब कि एटम के बीच कितना डिस्टेंस है ना। ये देखो, ये इस लाइन इसको शो कर रहा है, और ये एनर्जी का ग्राफ है। देखो हो क्या रहा है बच्चों, इनिशियल लेवल पे मान लो कि इनिशियल लेवल पे एटम यहाँ है, मतलब एक एटम मान लो कि इतना डिस्टेंस पर है, अगर ये यहाँ से बहुत दूर है, तो जब एक एटम दूसरे एटम से इतने डिस्टेंस पर है, दिख रहा है आपको बच्चा, इतना दूर है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल आएगा, देखो यहाँ पे भी बनाया हुआ है, सिंपल सिंपल बनाना है। देखो ये 1s2 का हो जाएगा, ये 2s2 का हो जाएगा, ये 2p का हो जाएगा, ये 3s2 का हो जाएगा, और ये 3p का हो जाएगा। बच्चों देखो
तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट, देखो ये 1s का है, ये 2s का है, ये 2p का है, ये 3s का है और ये 3p का। बच्चों ये एनर्जी लेवल है। जब कहा, जब ये यहां से इतनी दूर है, यानी कि इंटर एटमिक स्पेस, मतलब कि दो एटम के बीच में बच्चों इतना बड़ा स्पेस है, यहां से यहां तक स्पेस है, तो एनर्जी लेवल बिल्कुल सही है, जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इंडिविजुअली या आइसोलेशन सही एनर्जी सबकी। 1s का अपना एनर्जी है, 2s का अपना एनर्जी लेवल है, 2p का अपना एनर्जी लेवल है, 3s का अपना एनर्जी लेवल है, 3p का अपना एनर्जी लेवल है। अब बच्चों हो क्या रहा है, थोड़ा सा देखोगे तो जैसे ही आप इन एटम्स को थोड़ा सा पास लेके आते हो, देखो ये यहां था, अब इंटर एटमिक स्पेस है, अब इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके चलो, तो जब आप यहां लेके आओगे, इस पॉइंट पर लेके आओगे, इस पॉइंट पर लेके आओगे, ग्रीन बैंड से मैंने पैक करा है बच्चों, तो अब क्या होगा यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे बच्चों होगा क्या कि मैं सिर्फ 3s और 3p को देखता हूं, तो 3s और 3p यानी कि जब दो एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में आने लग जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इसकी एनर्जी जो होगी वो या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। तो इसने अब एक रेंज बना दिया, 3s का अपना एक रेंज हो गया, देखोगे तो वो रेंज ऐसे आएगा, ऐसे वो एक रेंज इस तरह से आ गया कि भैया 3s की अब ये एनर्जी लेवल हो जाएगा। कहां पे, जब एटम यहां पे लाए। अब इसी केस को थोड़ा ऊपर देखें, तो 3p ने भी कहा कि भैया जब आप पास में लाए हो, क्योंकि यही आउटर मोस्ट है, 3s और 3p तो आउटर मोस्ट है, बाकी इनको मैं छेड़ ही नहीं रहा, सिर्फ आप 3s और 3p को ही देखो। तो जब 3p को देखोगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो घट सकती है और बढ़ सकती है। तो इसका भी जो इसका भी जो है बच्चों वो एनर्जी इस तरीके से हो सकता है। तो 3p का एनर्जी ऊपर नीचे हो सकता है इलेक्ट्रॉन को, और 3s का जब आप इसको यहाँ पे लेके आए, आप एटम को और पास में लेके आओ, अब देखो ना, अब ये एनर्जी, अब देखो ना, ये कैसे एनर्जी बैंड की तरह बनने लगा। पहले स्ट्रेट था, जो एनर्जी थी वो थी, कोई इंटरेक्शन नहीं था इलेक्ट्रॉन का आपस में, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे क्योंकि एटम पास में आया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। अब थोड़ा सा पास और आओ, अब थोड़ा सा और पास आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे जब यहाँ पे आओगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यार जो यही है, ये यहाँ पे जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो इस तरह से हो जाएगा, पी में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और एस का भी बच्चों ऐसा ही हो जाएगा करीब, ये देखो एस का भी ऐसा ही हो जाएगा। तो आप देखो ना बच्चों कि हो क्या रहा है, बेसिकली आप अगर डायग्राम बनाओगे तो क्योंकि एक तो ऐसे से हो जाएगा, तो ये डायग्राम ऐसा, ये वाला ऐसा, और ये वाला इस तरीके से हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। तो तुम देखो ना कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो सबका सेम है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3s और 3p का इस तरीके से है, लेकिन जैसे ही आप इसको सॉलिड बनाने जाओगे, सॉलिड में और पास करोगे तो 10⁻⁻8 मीटर होता है। आप इसको और पास में यहां लाए, तो यहां पर क्या हुआ, अब ये एनर्जी ऐसे चला जाएगा और ये एनर्जी ऐसे आ जाएगा, तो अब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक गैप बच जाएगा, इसी गैप को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। अब अब दो तरह की एनर्जी है, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, एक वो जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उस एनर्जी को बोला वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जो यानी कि एटम के अंदर ही घूम रहा है, यानी कि एटम के ऑर्बिट में ही घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा वैलेंस बैंड में। और कंडक्शन बैंड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए। और बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव कब करता है, जब उसको आप एक एनर्जी देते हो, तो ऊपर वाला जो बैंड होगा उसे कहेंगे कंडक्शन बैंड, उसे कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो बेटा यानी कि दो एटम को पास में लाने के लिए, दो एटम को पास में लाने के लिए आपने इसको सॉलिड बनाने के लिए जब लेके आए, तो ये जो इसका 3s और 3p का जो एनर्जी लेवल था इलेक्ट्रॉन्स का, उसके आपस में एक गैप बन गया, और दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप। इसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, है ना बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन है
जिस इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वो जो एनर्जी है जो ऑर्बिट में घूम रहा है, वो इस सेल में हो गया, उसे वैलेंस बैंड बोला। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक एनर्जी दोगे तो जाएगा, इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। अब कुछ लोग इसको एक तरीके से और पढ़ाते हैं कि 3s2 और 3p2, तो 3s2 3p2 में जो है, जो दो दो चार है, वो आपका बैलेंस बैंड, और जो चार बच गया, जैसे 2 2 ये 4, तो 4 जो है वो बैलेंस बैंड में, और जो चार बचा, क्योंकि इसमें 6 होना चाहिए था, जो चार बचा वो आपका कंडक्शन बैंड में। और बच्चों समझना कि एनर्जी बैंड गैप कैसे बनता है। दो एटम को जब बहुत पास मिलाते हो सॉल्व बनाने के लिए, अभी सिर्फ दो है, ऐसे मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम को आप पास में लेके आओगे तो क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, आपस में बेटा इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट की वजह से एनर्जी बैंड गैप बन जाएगा, है ना। एनर्जी फिर वो नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन के पास में आने से। तो आप इसको पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कंसिडर द केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम्स। n मतलब नंबर ऑफ, silicon has an electronic configuration of 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और ये डायग्राम बच्चों आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ये डायग्राम आप इसको बच्चों देख सकते हो। दूसरा बच्चों यहाँ लिखा ईच एटम हैज डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल विच आर क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हाँ, जब एटम दूर दूर होगा, आइसोलेट होगा, तो सबका एनर्जी लेवल अलग होगा। पर जैसे ही पास लाओगे ना, एज्यूम्ड स्पेसिंग द एटम्स, जब स्पेस नहीं था, जब स्पेस था तो ये था, जब स्पेस कम करते जाओगे तो एनर्जी क्या होगा बेटा, चेंज होता जाएगा। आओ, तो इसमें लिखा हुआ है कंसिडर ओनली द आउटर मोस्ट सेल, द थर्ड सेल हैविंग 3s2 3p2, देयर आर 6 एन अवेलेबल स्टेट इन द 3p लेवल। बेटा 3p में तो 6 आना चाहिए ना, लेकिन उसमें से क्या है, दो ही अवेलेबल है, बाकी चार अवेलेबल नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि आउट ऑफ विच 2 एन आर ऑक्युपाइड, देयर आर 2 एन अवेलेबल स्टेट्स इन द 3s। बेटा 3s में दो ही चाहिए था और दो है, so level, and all of these two states are fully occupied. So in all there are eight n states in the outermost orbit out of 4 n are occupied। यानी कि जब दोनों को मिला दोगे तो 8 n होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब देखा जाए तो 3s में 2 है और 3p में 2 है, तो होना तो 8 चाहिए लेकिन है चार, चार ही ऑक्युपाइड है ना बच्चों। तो ये एनर्जी बैंड गैप बनेगा। आप इसको पूरा रीड करूंगा, फायदा नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा लिया है। इसको देखो बच्चों, ये हमारे बहुत काम का चीज है। ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है 1240 बाई लेम्डा नैनोमीटर। ये जो एनर्जी बैंड गैप बना है वो, ये वाला टॉपिक बच्चों 3 नंबर में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। मैं फिर से डिफाइन कर दूं, पढ़ के जाना है। एनर्जी बैंड गैप कैसे बना, पता मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन जब आइसोलेटेड था तो इसका अपना एक एनर्जी लेवल था, लेकिन जब आप इन दोनों को पास लेते आए, किसके लिए, इसको सॉलिड बनाने के लिए जब लाए, तो क्या हुआ, इनके इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी लेवल जो है वो चेंज हुआ, और बेटा गैप बन गया। जो फुली ऑक्युपाइड थे वो जो होना चाहिए था उनमें, और जो नहीं है उनमें, है ना। एक तो बेटा पी वाला बन गया एनर्जी अलग, और एस वाला एनर्जी बन गया अलग। तो जो बेटा 8 n अवेलेबल होने चाहिए था, जो 4 n अवेलेबल थे और 4 n अवेलेबल नहीं थे, तो जो 4 n अवेलेबल था उसे बैलेंस बैंड बोला गया, और जो नहीं था उसे कंडक्शन बैंड बोला गया बच्चों। ये मैंने समझा दिया आपको। तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, बच्चों ये आपको पढ़ाया जाएगा, और ये आपको 3 मार्क्स में आएगा। बेटा मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल। पहला देखो कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, सुनना, वो आपस में ओवरलैप किया हुआ है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो जब ओवरलैप है तो यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप हुआ करता था सर, वो कंडक्टर में नहीं होता। मैंने कहा नहीं, यानी कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड में पार्शियली फिल्ड होता है। मैंने कहा हाँ,
यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों समझा रहा था आपको कि अगर मैं सिर्फ बात कंडक्टर की करता हूं, तो कंडक्टर के अंदर क्या है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये आपस में पार्शियली फिल्ड है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। जैसे ये अगर कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड जो है आपस में ओवरलैप है बच्चों कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप है वो तो है ही नहीं, बैंड गैप है ही नहीं है, एनर्जी का गैप ही नहीं है। तो जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे वो करोगे ही नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। और जो इस गैप को आप फॉरबिडन गैप कहते हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे एनर्जी बैंड गैप तो कहते ही है, उसे फॉरबिडन गैप भी कहते हैं बच्चों। तो वो भी नहीं है ना बच्चों। और अगर इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बच्चों जो गैप होगा ज्यादा बड़ा गैप होगा, यानी कि जो फॉरबिडन गैप होगा वो ज्यादा बड़ा होगा बच्चों, या जो एनर्जी बैंड गैप आप कहते हो वो ज्यादा बड़ा होगा। और सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है इसमें गैप तो होगा, लेकिन इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा होगा। तो फोर सेमी कंडक्टर अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना चाहे तो क्या है बच्चों, यहाँ पे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना सिखाया है मैंने आपको, E इक्वल्स टू 1240 बाई लेमडा नैनोमीटर। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। परंतु अगर कोई ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा लूंगा मैं, तो फिर वो सेमीकंडक्टर नहीं है, फिर वो इंसुलेटर की तरफ बढ़ जाएगा। तो बेटा ये डिफरेंस है, ये 3 मार्क्स में आएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप इसको पढ़ के जाए। देखो बेटा इसका मैंने ये बनाया हुआ है ना, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, यहाँ पे जो सप्लाई किया हुआ एनर्जी है वो जीरो है। देखो पार्शियली फिल्ड है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ, तो यहाँ लिखा भी हुआ है द टू केसेस द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल ओवरलैप and hence electron can easily move to the conduction band and material will conduct electricity। पहला तो ये। दूसरा, the conduction band is already filled, the conduction band is already filled partially so that the material will easier conduct electricity। अब एग्जाम्पल क्या है, आयरन है, कॉपर है, ये एग्जाम्पल भी दिया है। आगे इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड ऊपर है, वैलेंस बैंड नीचे है। देखिए वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो लिखा हुआ है मटेरियल। अब बेटा अगर सेमी कंडक्टर चाहिए तो एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, ठीक। तो यहाँ पे मटेरियल विच हैव एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड एंड द बैंड गैप इज वेरी हाई, as a result electrons cannot be excited from valence band to conduction band and it does not conduct electricity। एग्जाम्पल में कार्बन, ठीक है बेटा। अगला है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में देखो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में एनर्जी जो फॉर्मूला गैप है वो कम है, इंसुलेटर में ज्यादा है, कंडक्टर में है ही नहीं। यहाँ जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए। तो मटेरियल विथ a small band gap such that electrons can easily get excited to conduction band and it can conduct electricity। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह का बेटा एलिमेंटल सेमी कंडक्टर है। तो ये बेटा 3 मार्क्स में आएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ ले, है ना। इसमें एक सवाल पूछेगा जीरो टेम्परेचर में क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये टेम्परेचर पे पूछेगा, वो कराएंगे। बेटा ये वैलेंस बैंड वगैरह जो मैंने कराया था, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये वो लिखा हुआ है कि कौन सा वैलेंस बैंड होगा, लोअर एनर्जी जो होगा वो वैलेंस बैंड में होगा, हाइयर एनर्जी जो होगा बेटा वो कंडक्शन बैंड में होगा। तभी तो बेटा वैलेंस बैंड आपका और कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, तभी तो बेटा इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी देते हो तो कंडक्शन बैंड में जाता है।
यानी कि वैलेंस बैंड में जो एनर्जी होगा बेटा वो कम होगा और कंडक्शन बैंड में एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैन नेदर एग्जिस्ट इन फॉर्बिडन गैप, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो कंडक्शन बैंड में होगा या तो बैलेंस बैंड में होगा, है ना। द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉर्बिडन गैप, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है बेटा। आगे इलेक्ट्रॉन कैन इधर एग्जिस्ट इन द वैलेंस और कंडक्शन बैंड, हाँ बेटा ठीक है मैंने पढ़ाया हुआ है। In the silicon, the foreign electrons fully occupy the valence band while the conduction is totally empty. अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर की बात करूं तो बेटा ये कंडक्शन बैंड है और ये आपको वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड में क्योंकि बेटा 3s2 3p2 यही आउटर मोस्ट सेल है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है जबकि होना 8 चाहिए। तो 4 तो बेटा वैलेंस बैंड में रखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 रखा हुआ वैलेंस बैंड में, है ना बच्चों। तो मैं एक बार ये देखो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 4 बेटा खाली है, तो यही लिखा हुआ है कि द सिलिकॉन द 4 इलेक्ट्रॉन्स फुली ऑक्युपाई द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन एन मटेरियल इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, सही बात है। यहाँ बेटा होना चाहिए तभी तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा। In case of silicon, no electron will be present in conduction band, then it act like insulator, but we provide some energy in the form of heat। बेटा वो टेम्परेचर बढ़ा रहा था ना 0 डिग्री सेल्सियस पे अलग 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब क्या करोगे हीट बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी इन द फॉर्म मैंने पढ़ाया है ड्यूअल नेचर में, या तो आप फील्ड एमिशन के थ्रू या तो फोटो के थ्रू, यहाँ पे हीट के थ्रू दे रहा है ना। Then we can excited the electrons from valence band to conduction band। ये बेटा सेमीकंडक्टर में इस तरह से काम करता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्शन बैंड में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कभी फॉरवर्ड गैप में काम नहीं करेगा, कंडक्शन बैंड पे हाई एनर्जी होती है, वैलेंस बैंड पे लो एनर्जी होती है, बीच के गैप को फॉरवर्ड गैप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता फॉरवर्ड गैप में, कंडक्शन बैंड में करेगा या वैलेंस बैंड में करेगा बच्चों, है ना। और जो आपके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है इसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या अगर हम हीट देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा बेटा, तो ऐसे क्या होगा, करंट मूव, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट पैदा हो जाएगा बच्चों। तो ये इस तरह से इन्होंने एक समझाने की कोशिश की है जो मैं आपको बता। चलो बच्चों आगे है सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन था। सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 आउटर मोस्ट। तो बेटा 1 2 3 और 4, है ना। सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये सारी बातें आपको पता होंगी क्योंकि आपने 9th में ही पढ़ लिया होगा एनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ना। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। अगर मैं एक सिलिकॉन और ले लूं इस तरह से तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से बेटा सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बनता है ना, इस तरह से एक सिलिकॉन क्रिस्टल बनता है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ, है ना, इस तरह से मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल दे सकता हूँ, फिर यहाँ सिलिकॉन क्रिस्टल दे दूंगा, है ना, इस तरीके से दे दूंगा, है ना। सिलिकॉन क्रिस्टल इस तरह से मैं दे दूंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बेटा 2 दे दिया मैंने बॉन्ड, यहाँ पे बेटो 2 बॉन्ड नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, एक मैं कर दूं। तो बच्चों इस तरह से आपको बताया गया है कि जो सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप का है। एक है प्योर, प्योर मतलब उसमें सिर्फ सिलिकॉन है, मतलब कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन है, मतलब दूसरा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो प्योर है। और प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हो, INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हो आप, जो प्योर टाइप होता है। अब देखो सिलिकॉन में क्या है कि प्योर टाइप है, यानी कि आपस में इन्होंने क्रिस्टल बनाया हुआ है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा वो कम होगा, वो उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये प्योर टाइप है बेटा और कोवैलेंट बॉन्डिंग है। सो होगा क्या, अगर मान लो मुझे ज्यादा की जरूरत है। अच्छा पहली बात तो सेमीकंडक्टर काम कहाँ आता है, कैसे समझे हम बेटा, टीवी का रिमोट देखा है, टीवी का रिमोट में क्या होता है, आपने चैनल को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाया घटाया, तो वॉल्यूम प्लस पे अगर दबाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है,
और माइनस पे दबाते हो तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, घटता है। तो बेटा आप सोचो कि अगर इस रिमोट कंडक्टर से बना होता तो साला टीवी अपने आप चैनल बदल रहा होता, मतलब कि कुछ रुकता ही नहीं। तो इसलिए कंडक्टर चाहिए नहीं था रिमोट बनाने के लिए। अब इंसुलेटर तो मतलब ही नहीं बनता। तो टीवी का रिमोट क्यों बन पाया, क्योंकि सेमी कंडक्टर हमको समझ में आ गया। तो क्या होता है, जब हम प्लस पे पुश करते हैं तो प्लस के पुश करने से बेटा क्या होता है, एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया, फिर वहां से उसको कमांड मिला। तो बेटा उस सेमी कंडक्टर पे इस्तेमाल होता है आपका टीवी का रिमोट। ठीक है, अब करंट मान लो हमको ज्यादा चाहिए, लेकिन प्योर टाइप सेमी कंडक्टर हमको उतना करंट नहीं दे सकता। तो जहां डिमांड करंट की ज्यादा आ जाएगी तो वहां हम क्या करेंगे, हर जगह करते हैं, है ना। आजकल तो आपको पता ही है, नकली पनीर, नकली मेवा, नकली मिठाई। तो क्या करते हैं, प्योर में कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करना है। क्या करना है, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर दोगे। जैसे अगर ये प्योर सिलिकॉन है तो इस सिलिकॉन में कुछ क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे इम्प्योरिटी को। तो बेटा अब जो है ये हो जाएगा आपका प्योर टाइप सिलिकॉन में अगर आपने कुछ ऐड करा तो बेटा किसी प्योर चीज में किसी चीज को एक्स्ट्रा ऐड करने के प्रोसेस को आप डोपिंग कहते हो बच्चों। ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा कोई प्योर चीज है उसमें आपने कुछ बाहर से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो उस ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। इंजेक्शन लेना डोपिंग हो गया, नकली मिठाई असली मिठाई मिठाई मिला देना वो डोपिंग हो। डोपिंग एक अंग्रेजी का शब्द है कि किसी भी प्योर चीज में आप कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो उस इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं मेरे बच्चों। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसलिए बेटा सेमीकंडक्टर दो टाइप का, पहला जो प्योर वाला है वो इंट्रिंसिक है, दूसरा अब प्योर में आपने कुछ मिला दिया यानी कि डोपिंग कर दिया। तो डोपिंग करने के बाद तो प्योर तो बचा नहीं, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा एक्सट्रेंसिक, EXTR। अब EXTR मतलब एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा में कुछ ऐड हुआ है, यानी कि हमेशा याद रखोगे EX, जहां EX आ गया EXT आ गया यानी कि एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, यानी कि प्योर टाइप में एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड हुई है या आप कोई चीज ऐड किया है, दूसरा एलिमेंट ऐड किया है तो उसे कहते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ सिलिकॉन होगा, देखिए आप इसको देखिए सिर्फ सिलिकॉन बना हुआ है, इस तरह से क्रिस्टल बना हुआ है। लेकिन एक्सट्रेंसिक टाइप में क्या होगा, इम्प्योरिटी ऐड होगी यानी कि डोपिंग होगा। ठीक है, अब वो एक्सट्रेंसिक भी दो टाइप का होता है, वो बताएंगे अभी, है ना, बस आगे चलने ही वाले हैं। पहले इसको पढ़ लो। A pure semiconductor without any impurity is called as intrinsic semiconductor, without any impurity. Consider the case of pure silicon. Each atom has 4 electrons in the valence band and the conduction band is empty. पता है हमको, देखो ना ये बनाया हुआ है अपने गुरु। Each of these 4 electrons take part in covalent bonding with the neighboring silicon atom. हाँ ये तो बना लिया ना। अच्छा, forming a sheet-like structure. The number of electrons in the conduction band is 0 and material does not conduct electricity. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कुछ तो हरकत करेंगे हम, तो इसलिए कहा कि कंसिडर दैट द मटेरियल इज प्रोवाइडेड विथ एनर्जी। अब इसको कुछ एनर्जी दोगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेगा। अब ये बॉन्ड है ना बेटा, जब बॉन्ड पे आप एनर्जी दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वो खाली जगह हो जाएगी, वहां स्पेस हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के टूटने से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट बनेगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां होल्स बन जाएगा, है ना बेटा। इस होल्स को पॉजिटिव बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां नहीं है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जहां है वो नेगेटिव। तो इस बॉन्ड को टूटने से इलेक्ट्रॉन बनेगा और इलेक्ट्रॉन के, और बच्चों इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ होल्स बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बोला है कि sufficient to excited the electron from valence to conduction band. When an electron gets excited to conduction band, it leaves a vacancy. बताया ना वैकेंसी, एक बंदा जाएगा तो दूसरा बंदा आएगा ना गुरु। तुम्हारे केस में पहले ही आ चुका होता है बेटा, आप बाद में जाते हो। So it leaves a vacancy in the valence band or the vacancy of the electron in the valence band act as a sheet of
पॉजिटिव चार्ज जो सीट है उसको पॉजिटिव बोला, दिस इज कॉल्ड एज अ होल, उसे होल कहा। तो जो बेटा यहाँ पे करंट पैदा होगा उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन से करंट आएगा और कुछ ना कुछ बट्टो होल से करंट आएगा। तो जो टोटल करंट होगा वो IE प्लस IH होगा, यानी कि वो करंट जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से हुआ है और वो करंट जो होल्स के पैदा होने से हुआ है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। आप आगे चलिए मेरे साथ थोड़ा सा। तो आप ये देख रहे हो कि वेयर N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। अब देखिए, अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था और ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बना। अब एक इलेक्ट्रॉन जब गया तो यहाँ एक होल बन गया ना। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गया तो यहाँ दूसरा होल बन गया। यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ तीसरा होल बन गया। यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन चौथा होल हो गया। मतलब कि 4 इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर और प्योर टाइप, यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ होल के बराबर होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना होल छोड़ के जाएगा। Ne इक्वल्स टू NH। तो बेटा ये देखो, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इक्वल्स टू NH ऑलवेज पॉसिबल है ना बेटा। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni, कि कितना गया उसे कहते हैं Ni, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। बेटा इस पर भी एक सवाल आएगा, बोलेगा प्योर टाइप है, इतना इलेक्ट्रॉन गया, इतना तो कितना होल्स बना, तो N इक्वल्स टू NH आपको पता होना चाहिए। आगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करेगा तो जो टोटल करंट आएगा देखो बच्चों वो IE प्लस IH है। E तो इलेक्ट्रॉन हो गया और H बेटा होल हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से तो पैदा हो ही रहा है करंट और होल से भी हो रहा है। तो द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड holes in the valence band. Current carriers are electrons as well as holes. The material will conduct electricity if either of two is present. तो current in the material I equals to I plus IH। बेटा ये इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये बातें आप ध्यान रखेंगे इंट्रिंसिक में। हाँ, एक्सट्रिंसिक में तो सारी कहानी अलग हो जाएगी। एक्सट्रिंसिक में क्या है कि सिलिकॉन है 1 2 3 4। अब बेटा 4 इसकी वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या करोगे कि अब आप इस सिलिकॉन में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करोगे। ये बेटा जब आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, जब बेटा आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अलग मिलेंगी आपको इस इम्प्योरिटी में, है ना। तो बेटा इम्प्योरिटी ऐड करने पे किसी सिलिकॉन एटम में आपको जो मिलता है वो मिलता है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्या ऐड करोगे, अब क्या ऐड करोगे, तो जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं बेटा आपके पीरियोडिक टेबल में। उन 18 में जो कार्बन वाला ग्रुप होता है उसी में सिलिकॉन आता है, तो ये वाला होता है 14th ग्रुप। तो इन सबकी वैलेंसी 4 होती है। अब 30th ग्रुप ले लो या 15th ग्रुप ले लो, तो 15th ग्रुप के हर एटम के जो वैलेंसी होगी वो 5 होगी और जो 30th की होगी वो 3 होगी बेटा। इसलिए पी ब्लॉक जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हें समझ में आ गया होगा कि पहले वाले में देखो जैसे कि स्टार्ट कहां से होगा, क्योंकि पी के 6 होते हैं और डी के 10 होते हैं और एस के 2 होते हैं, तभी तो 18 हुए। तो पी में एक पहला यानी कि 11 12 और 13, फिर 14 15 16 17 और 18। तो देखो कौन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया। 8वां ये इनर्ट गैस होता है ना। तो इस तरह से जब पढ़ते हो समझ में आता है। मुझे मेरा काम है बेटा 30th 14th और 15th, बेटा इन 3 ग्रुप को पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर में इसी तीनों ग्रुप का काम है। अब आपको पता है
कि जो करंट पैदा होता है साला होल से भी होता है और साला किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से भी होता है। तो अगर सिलिकॉन के पास जो वैलेंसी है वो 4 है, तो अगर सिलिकॉन को मैं चाहे तो 3 वाले से ऐड कर दूं चाहे मैं 5 वाले से ऐड कर दूं। अब मान लो कोई एक्स एलिमेंट जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया ना। 4 देखो आपस में क्या कर दिया इसने, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ क्या छोड़ देगा, होल छोड़ देगा। तुम समझ रहे हो? तो क्या होगा कि एक तो ये भी हो गया आपका इम्प्योरिटी एड, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू मिल गया, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ होल्स बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे कंडक्शन बढ़ गया करंट का। आप ठीक सिलिकॉन ले लो और आप इस सिलिकॉन में 5 वैलेंसी नहीं 3 वैलेंसी कर दो, कोई वाई ले लो, इस वाई का 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है वहां होल्स बच जाएगा। फिर आप एनर्जी दोगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन टूटेगा बच्चों, तो फिर वहां होल्स बन जाएगा। तो चाहे आप बेटा पेंटावैलेंट यानी कि 5 जिसकी वैलेंसी है या ट्राई वैलेंट, देखो 3, तो 3 वालों को बोलते हैं बेटा ट्राई वैलेंट। 3 इलेक्ट्रॉन जिसकी वैलेंसी होती है उसे बोलते हैं ट्राई वैलेंट। और बेटा जिसकी वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन होती है उसे बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो देखो इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन यहां से बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ेगा। तो कौन सी प्योरिटी ऐड करें, तो बेटा सिलिकॉन में 13th ग्रुप ऐड करते हैं प्योरिटी या 15th ग्रुप ऐड करते हैं, ताकि उसका जो जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वो ज्यादा बढ़ सके बच्चों, है ना। आओ देखते हैं तो समझ में आपको ज्यादा आएगा। देखिए एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर obtained after doping in an कैसा है बेटा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये कब मिला है आपको बेटा, ये कब मिला है आपको, जब क्या किया है हमने प्योर सिलिकॉन में, हमने क्या किया है बेटा, या तो 13th ग्रुप या तो बेटा 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड कर दिया है प्योर सिलिकॉन में, यानी कि एक तो ट्राईवैलेंट या बेटा पेंटावैलेंट। तो इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटी ऐड होते ही कैसा हो गया, ये हो गया एक्सट्रिंसिक टाइप सेमी कंडक्टर। याद रखिए बच्चों। तो इट कंटेन्स सम अकाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, हाँ दीज हैव हायर कंडक्टिविटी, हाँ बताया था अभी, दैट आर प्योर वंस, जो प्योर वन है उनसे ज्यादा कंडक्टिविटी है, तभी तो उसको बनाया। और नहीं होता तो बनाते क्यों। वाइल डोपिंग, डोपिंग समझ में आ गया, डोपिंग मतलब एक्स्ट्रा ऐड करना। द इम्प्योरिटी कैन बी टू टाइप्स, एक जब पेंटावैलेंट ऐड करा और एक जब ट्राईवैलेंट ऐड करा। तो पेंटावैलेंट और पेंटवैलेंट इम्प्योरिटी जब है तो इट बिलोंग्स टू 15th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल लाइक नाइट्रोजन आर्सेनिक, ये दिया हुआ बेटा, है ना। तो ये 15th ग्रुप है। ट्राईवैलेंट में इस तरह से दिया है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में इट बिलोंग्स टू द 13th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल लाइक बोरोन, एल्युमिनियम और इंडियम। बैगन, आलू, गोभी, थैला, है ना। और बेटा ये जो पेंटावैलेंट है ये वाला नाना पार्टिकल आसानी सब बीमार, हमें भी आता थोड़ी केमिस्ट्री तो हम भी पढ़ लेते हैं बेटे। तो एक तो पेंटावैलेंट एक ट्राईवैलेंट। अब देखो अगर सिलिकॉन को आप पेंटावैलेंट से ऐड किया था तो थोड़ा समझना कि यहाँ पे मान लो कोई एक्स एलिमेंट है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इसके पास 4 था, जब 4 था तो एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे बेटा कितने पार्ट्स पर मिलियन, कितने पीपीएम में इन्होंने डोप करा है, मतलब कितने सिलिकॉन एटम में कितना ये वाला ऐड करा है उस पर डिपेंड करता है। सॉरी बेटा। तो आप देखो कि ऐसे वाला जब सिस्टम बनाते हैं, यानी कि सिलिकॉन में जब पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, यानी कि होल्स माइनॉरिटी में। अब बेटा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मतलब वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए बेटा इसको एन टाइप बोला गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि जो एक्सट्रिंसिक टाइप था वो भी 2 टाइप का हुआ,
एक एन टाइप हो गया। कब? जब किसी प्योर सिलिकॉन में आपने क्या डाला, पेंटावैलिटी यानी कि 15th ग्रुप आपने ऐड करा। बेटा एन टाइप कब बनेगा, जब किसी सिलिकॉन में 15th ग्रुप पीरियड से कोई एलिमेंट डाल दिया यानी कि पेंटावैलेंट डाला। अच्छा हाँ जी। और अब किसी सिलिकॉन में बच्चों आपने क्या करा, आपने ऐड कर दिया कोई वाई जो क्या था, ट्राईवैलेंट था। अब ट्राईवैलेंट था बच्चों, तो देखो यहां एक होल्स पहले से बन गया। तो बेटा इस ट्राईवैलेंट से ऐड करने में बेटा होल्स जो है वो मेजॉरिटी में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में हो जाएगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में आ गया यानी कि वहां नेगेटिविटी कम हो जाएगी और होल्स को पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहते थे। तो बेटा अगर किसी सिलिकॉन को आपने ट्राईवैलेंट या 13th ग्रुप से ऐड किया है तो ये हो जाएगा आपका पी टाइप, यानी कि पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव। तो जो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है बच्चों वो भी दो टाइप का है, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप कब होगा बच्चों, जब क्या आप ऐड करोगे, एन टाइप में जब आप क्या ऐड करोगे यानी कि जब पेंटा यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, तो इसके पास 4 है, तो अगर 5 कर दो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये एन टाइप। और पी टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो होल्स बच जाएगा। तो बेटा एन टाइप और पी टाइप को बड़ा आसान तरीके से समझाया है, आप इसको समझिएगा। आगे देखिएगा, when we doped with a pentavalent impurity then the semiconductor will form as called n-type semiconductor, and if we doped with a trivalent impurity this type is called p-type semiconductor। ये जो टाइप है ये कहलाता है p-type semiconductor। अब आगे जो मैंने बताया आपको ना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो आपको आगे दिखेगा बच्चों, इधर आइए देखिए। देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ हायर मोबिलिटी। ओबेसी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है ये तो मूव करने के लिए है, जो वैलेंस बैंड में है क्योंकि ये तो वो इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी मोबिलिटी कम होगी। अब मोबिलिटी क्या होता है ये पढ़ाया होगा कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो भी कराएंगे बताएंगे। देन द होल्स इन द वैलेंस बैंड, then the contribution to the total current is more due to the electrons of the conduction band। obvious सी बात है कि I इक्वल्स टू में आई ई प्लस आई एच में आई ई का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा क्योंकि बेटा फ्री टू मूव है, ये तो फ्री टू मूव है। और जो होल्स है बेटा जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो होल्स क्रिएट होगा, तो यानी कि ये तो डिपेंड करता है, ये तो बॉन्ड टू बॉन्ड है लेकिन ये तो कहीं भी जा रहा है ना, ये तो बॉन्ड टू बॉन्ड है होल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बस अपनी मर्जी से भैया मजे ले रहा है जिंदगी के, तो ये ज्यादा देगा और ये कम देगा। अब बेटा डोपिंग, डोपिंग का मतलब कुछ इम्प्योरिटी ऐड करना। सो इट इज एक्चुअली एडिंग सम इम्प्योरिटी टू ऑन प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरली डोपिंग इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी गिवन इन पार्ट्स पर मिलियन, मैंने बताया था आपको पीपीएम में देता है, जो डोपिंग करते हैं वो पीपीएम पे ही करते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन। फॉर एन एग्जांपल इफ वी से दैट सिलिकॉन इज डोप्ड विथ बोरोन। अब बेटा बोरोन कौन सी फैमिली में है, बोरोन बैंगन आलू गोभी थैला, यानी कि भैया ये है 13th में, यानी कि सिलिकॉन को इन्होंने ऐड करा 13th यानी कि ट्राईवैलेंट से। तो जैसे ट्राईवैलेंट से करा बच्चा समझ गया कि इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 4 यहाँ 3, तो यहाँ एक होल्स बन जाएगा यानी कि ये पी टाइप हो गया। बेटा ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। आगे बोला है बोरोन एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 4 ppm। बेटा 4 ppm का मतलब है कि 1 मिलियन सिलिकॉन में 4 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन सिलिकॉन में, जब 1 मिलियन सिलिकॉन में 4 एटम बोरोन के ऐड करेगा, 4 ppm का मतलब है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बोरोन सिलिकॉन के जो एटम होगा उसमें से 4 वो बोरोन के एटम ऐड करेगा। इसका मतलब ये हुआ 4 ppm का मतलब, तो क्या होगा इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कौन सा, पी टाइप। सो हैंस इट मींस दैट द every billion silicon atoms there will be 4 boron atom added। ठीक है बच्चों, इससे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए तो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। डोपिंग कैन डन बाय एडिंग द इम्प्योरिटी इन द मोल्टेन फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। मोल्टेन मतलब पता है ना आपको, कि बताना पड़ेगा। दूसरा heating in the semiconductor to high temperature in an atmosphere of impurity atoms, और तीसरा है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बेटा आप जो पीए जंक्शन डायोड पढ़ोगे उसमें डिफ्यूजन ही है, डिफ्यूजन प्रोसेस है।
डिफ्यूजन प्रोसेस बेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप इसे मार्क कर ले प्यार से। डिफ्यूजन प्रोसेस को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, है ना। डोपिंग करने के 3 तरीके हैं, या तो मोल्टेन स्टेट में कर दीजिए, दूसरा या तो हीट करिए सेमीकंडक्टर को हाई टेम्परेचर पे, फिर वहां पे आप एटमॉस्फेयर में इम्प्योरिटी ऐड करिए एटम्स का, तीसरा डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन प्रोसेस ही बेटा आपको जो है वो पढ़ना है, यही आपको पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे। अब बेटा देखिए, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें इन्होंने क्या ऐड किया, नाइट्रोजन। क्या बोला, बैगन आलू गोभी थैला। अब एक तो नाइट्रोजन करा, यानी कि अगर एन टाइप है तो 15 से किया होगा, नाना पार्टिकल असरानी सब्बिमा। तो नाइट्रोजन नाना पार्टिकल से स्टार्ट होता है, तो नाइट्रोजन ऐड किया, तो नाइट्रोजन देखते ही ये एन टाइप हो जाना चाहिए, और यहाँ बोरोन देखते ही ये पी टाइप हो जाना चाहिए। तो बेटा अब यही चीज है, इस चीज को थोड़ा आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि लिखा है एन टाइप में, इट इज अ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आएगा बेटा, दिक्कत तो है ही। फिर लिखा है इट इज पी टाइप में, इट इज अ सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग, कैसा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा वाला है बेटा, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी है, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है बच्चों। और द डोपेंट एटम प्रोवाइड्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बच्चा ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, है ना। डोनर लेवल क्या होता है और एक्सेप्टर लेवल क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है बच्चों। तो ये पी टाइप और एन टाइप, बेटा ये डिफरेंस जो है वो 3 मार्क्स में आ जाता है, बेटा ये 3 मार्क्स में आ जाता है ना। ठीक है, ये आप पढ़िएगा लास्ट पॉइंट, ये बेटा ये आप बना दीजिएगा कंडक्शन बैंड, ये डायग्राम आपको बनाना है बच्चों। ऐसा होगा बच्चों, तो मैं नोट्स जो है आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा इसको, है ना। आगे, ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी द इलेक्ट्रॉन इन द डोनर लेवल, है ना बेटा। कंडक्शन किस तरह से आपके एनर्जी को खर्च कराएगा, ये उस बात को बेटा आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि कैसे एक्साइट करेगा कंडक्शन बैंड में जाने के लिए डोनर से, ठीक है। अब बेटा ये टाइप पी टाइप हो गया हो, तो द इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द होल्स एक्ट एज माइनॉरिटी कैरियर्स। ये किस में है बेटा, ये किस में है, ये आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में कहा होगा, वो बेटा होगा एन टाइप में, और होल्स कहा होगा बेटा, पी टाइप में। हाँ, सॉरी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है नीचे, और यहाँ एक चीज लिखा हुआ है कि एन ई इज ग्रेटर देन एन एच, लेकिन प्योर टाइप में ये इक्वल होता था, अगर याद हो आपको, ये एन की बात कर रहा है, ठीक है। अब पी टाइप में क्या होगा, द होल्स एक्ट एज मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ क्या होगा, एन ई जो होगा वो लेस देन एन एच होगा, यानी कि जो एन टाइप है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा होल से, और पी टाइप में क्या होगा बेटा, होल्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। और पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा इनिशियली। अब जो आ रहा है ये पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन या इसे डायोड कहते हैं। अब बेटा पीएन जंक्शन क्या होता है और डायोड क्या होता है, ये बड़ा ही आसान है, उतना मुश्किल है ही नहीं जितना आप समझ रहे हो, है ना। बेटा यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस को आप याद रखना, यहाँ पे पढ़ाएंगे डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी ऐड होगी वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगी। कहेगा कि एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, कहेगा ये पूरा, कहेगा एक तरफ तो पेंटावैलेंट ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट, और एक तरफ तो बेटा ऐड कर दिया ट्राईवैलेंट। एक सिंगल क्रिस्टल में एक तरफ पेंटावैलेंट ऐड कर दिया और एक तरफ ट्राईवैलेंट ऐड कर दिया, तो जिधर पेंटावैलेंट ऐड किया होगा वो एन टाइप हो जाएगा, और जिधर ट्राईवैलेंट ऐड किया होगा वो पी टाइप हो जाएगा। तो एक ही सिलिकॉन में एक तो एन टाइप बना दिया और एक पी टाइप बना दिया,
और बीच में एक जंक्शन लगा दिया कि भैया इसके इधर N है और इसके इधर P है, इसके इधर N है और इसके इधर P है बच्चों, तो इसे कहेगा पीएन जंक्शन। अब ये देखो ये जंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ एक मेटल का हुक लगा देगा इस तरह से, मेटल, ये मेटल लगा दिया ताकि इससे एक्सटर्नल वोल्टेज क्या कर सके, आपको सप्लाई कर सके। आप समझ रहे हो, ताकि अब देखो कैसे आपको एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक्सटर्नल वोल्टेज तो उसको देना पड़ेगा ना। तो एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए एक सिंगल क्रिस्टल था, एक तरफ पेंटावैलेंट ऐड किया, एक तरफ ट्राईवैलेंट ऐड किया। तो जहां ट्राईवैलेंट ऐड किया वहां पी टाइप बन गया, जहां पेंटावैलेंट ऐड किया वहां बेटा एन टाइप बन गया। अब इसका बीच में जंक्शन दिया कि इस तरफ पी इस तरफ एन, और बाद बेटा मेटल लगा दिया, मेटल बाहर, और इसको कनेक्ट करना है ना एक्सटर्नल वोल्टेज से। तो ये सेटअप को बोल दिया पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन, एक तो पीएन जंक्शन है, जैसे ही मेटल लगाया तो इसे कह दिया डायोड, पीएन जंक्शन या डायोड। कितना आसान है, एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल था, उसमें एक तरफ पेंटावैलेंट एक तरफ ट्राईवैलेंट, उसमें मेटल के हुक्स लगा दिए, अब वो क्या बन गया, डायोड। इसका सिंबल होता है डायोड का इस तरह से। अब ये सिंबल है डायोड का, ध्यान से समझिएगा। तो ये डायोड का जो सिंबल है बच्चों, ये जो व्हाइट वाला है, ये पी टाइप शो करता है, और ये जो लाइन आ रही है ये बेटा एन टाइप शो करता है किसी भी डायोड में। अगर ये डायोड का ये सिंबल है इस तरह से एक गोले में लपेट दिया, तो बेटा इधर वाला ट्रायंगल है ना ये वाला, तो ये वाला पी टाइप, और ये जो आता है बेटा वो ये एन टाइप कहलाता है इस सिंबल में। इसलिए बेटा इसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं इस तरह से। आओ पढ़ो, कह रहा पीएन जंक्शन इज अ बाउंड्री बिटवीन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये वाला बाउंड्री फॉर्म्ड इनसाइड द सेम सिंगल क्रिस्टल, एक ही क्रिस्टल सिलिकॉन का था। दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। कैसे हुआ, एक तरफ पेंटावैलेंट एक तरफ ट्राईवैलेंट। एक्चुअली बोथ पी टाइप एंड एन टाइप आर प्रोवाइडेड इन द सेम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। हाँ भैया पता है हमको। मेटल्स कॉन्टेक्ट्स, देखो मेटल कॉन्टेक्ट लगा दिया गया पी और एन के बाद, प्रोवाइड ऑन द एंड्स ऑफ द क्रिस्टल टू अलाउ एक्सटर्नल वोल्टेज, और दिस इज कॉल्ड डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। मैं बार बार कह रहा हूं दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ये वाला पी हो रहता है, ये वाला एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये एन टाइप बना दिया इस तरफ और ये पी टाइप बना दिया, ये सिंबल ऑफ डायोड है बच्चों। ठीक है बच्चों, सो हम बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा। अब क्या है, आपको पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ना है कि किस तरह से होता है ये, है ना। आओ थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो बेटा ये आपको एक तरफ तो इसने एन टाइप बना के दिया है, दूसरी तरफ आपको पी टाइप बना के दिया है। देखिए ध्यान से समझिए, मैं दोनों का पेन अलग अलग यूज करूंगा। एन टाइप में मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, एन टाइप में ये वाला, और पी टाइप में बच्चों में दूसरा यूज कर रहा हूँ ये बच्चों आपका पी टाइप है। ध्यान से समझिएगा, पेन ये अलग क्यों यूज करना है ताकि आपको समझ में आए बात क्या है। एन टाइप में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होता है। ठीक है बच्चों, और अब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होता है तो कहीं ना कहीं होल्स तो होता ही है, लेकिन होल्स थोड़ा कम होता है। बस बात यह है कि होल्स होता है पर कम होता है, तो ये होल्स है। अगर आप पी टाइप में देखिए बच्चों, तो पी टाइप में आप जब देखने जाओगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे होल्स ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन कम होता है, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी में होता है कहाँ पे, पी टाइप में बच्चों। तो थोड़ा सा अगर इसको देखोगे तो इस तरह से मेजॉरिटी में होल्स मिलेगा, परंतु इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा इस तरह से। मैंने देखो ध्यान से हाईलाइट करके बनाया है, ठीक है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन देखो आप, ये एन टाइप है इस तरफ और ये पी टाइप है, होता इस तरह से। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे चीजें स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले एक बार रीड कर देता हूं, समझना। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी ऑन एन साइड, ठीक है, एंड होल्स आर मेजॉरिटी ऑन पी साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। When a PN junction is initially formed, जब PN junction initially form हुआ है,
तो द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन विल रिकम्बाइन विथ ईच अदर। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा कि रिकम्बाइन विथ ईच अदर का मतलब क्या है। विथ रिकम्बाइन ईच अदर का अर्थ क्या है बच्चों, थोड़ा समझिएगा तो समझ में आएगा कि रिकम्बाइन का अर्थ क्या है। अब रिकम्बाइन का मतलब ये है बच्चों कि ये तो एन टाइप था और ये पी टाइप था। हुआ क्या इस प्रोसेस में, हुआ क्या बच्चों, थोड़ा सा आओ समझो। तो देखिए इस तरफ होल्स है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलने लगा और जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां गया तो यहां जो होल्स था इस होल्स को फिल कर दिया इस इलेक्ट्रॉन ने जाके। तो पी टाइप में जितने होल्स थे वहां पे उन होल्स को कंप्लीटली फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन ने। लेकिन एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन थे जब इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन ने यहां होल बना दिया। तो जब रिकम्बाइन हुआ तो रिकम्बाइन के बाद देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एन टाइप के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वहां क्या रह गए, वहां होल्स रह गए। वहां क्या रह गए, होल्स रह गए। और जो होल्स था और जो होल्स था वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, कैसे, रिकम्बाइन करके। तो थोड़ा देखोगे अरे ये तो एन टाइप था, मैंने कहा ये तो आपका एन टाइप था। और जो पी टाइप था क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां जाके क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया वहां जाके, बेटा सारे होल्स को फिल कर दिए। तो जब सारे होल्स को फिल कर दिए तो वहां क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स बन गया। अब वहां का जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इधर आ गया और होल्स इधर, तो अब यहाँ होल्स बच गया किसमें, माइनॉरिटी में। तो सर ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ बच्चों हुआ तो उल्टा ही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम है। तो अब जो एन टाइप हुआ है रिकम्बाइन होने के बाद, बेटा ये फॉर्मेशन तो इनिशियली था, लेकिन ये हुआ रिकम्बाइन होने के बाद। अब देखो एन टाइप और ये आपका पी टाइप है। तो अब जब आप देखोगे तो एन टाइप में होल्स मेजोरिटी में हो गया, होल्स मेजोरिटी में हो गया एन टाइप में, कब, रिकम्बाइन के बाद। और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हो गया। और पी टाइप में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में हो गया और होल्स माइनॉरिटी में हो गया। ये रिकम्बाइन की बात है। अब यही से आपका डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहां तक समझ में आ गई बात। अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए ज्यादा ज्यादा और होल्स इस तरफ आ गया, तो आपको पता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह गया होगा तो यहां एक करंट भी तो पैदा हुआ होगा, यहां एक करंट भी तो पैदा हुआ होगा। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से चल के, अगर देखो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां गया है तो एक करंट पैदा हुआ होगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है, ये रिकम्बाइन तक की कहानी है। आओ पढ़ते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजेस फ्रॉम डिफ्यूजन प्रोसेस, याद आ रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस सुनना। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, मतलब कि एन से पी में चला गया, ये तो मैंने बता दिया रिकम्बाइन के बाद। एंड द होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। अब जो होल्स था वो भर गया, इस तरफ आ गया। एज अ रिजल्ट अ स्पेस चार्ज रीजन इज फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन that has been depleted to its free charge carrier। अब बेटा क्योंकि यहां भी होल्स गया, इलेक्ट्रॉन आया, फटता चला गया, तो क्या हुआ, यहां पे फ्री चार्ज कैरियर बना। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिप्लीशन रीजन। यानी कि आप ये कहोगे कि इन दोनों के इस तरफ और इस तरफ देखो, मतलब कि ये जो होल्स इस तरफ था, इस तरफ और इस तरफ देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे वो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाने लगे और होल्स इस तरफ। तो ये जो एरिया बचा ये एक्चुअली में डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन का मतलब है कि गैप जो है पी और एन का वो बढ़ गया। डिप्लीशन रीजन का मतलब होता है कि ये डिफ्यूजन से हुआ है इलेक्ट्रॉन के और यहाँ गैप जो है बच्चों वो बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन। और बोला कि इट्स विड्थ इज अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर।
तो ये आएगा 0.1 माइक्रोमीटर बच्चों। ये डिफ्यूजन से हुआ है। मैं वापस पढ़ दूं, ये डिफ्यूजन से हुआ है। तो दो तरह का करंट मिलेगा। एक तो मिलेगा डिफ्यूजन करंट। ये बात समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या हुआ, एन से पी की तरफ गया तो उसमें एक करंट पैदा हुआ और वहां क्या हुआ बेटा, एक करंट पैदा हुआ। अब देखा जाए तो बेटा यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो देखो, अब पहले क्या था बच्चों कि जो पी टाइप था वो पॉजिटिव था और एन टाइप था वो नेगेटिव था, रिकम्बाइन से पहले जब इनिशियली फॉर्म हुआ था। लेकिन जब रिकम्बाइन हो गया तो उसके बाद एन टाइप में होल्स मेजोरिटी में आ गया और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में आ गया, और पी टाइप और बेटा पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में आ गया और होल्स माइनॉरिटी में। इसका मतलब कि एन टाइप जो है वो पॉजिटिव हो गया और जो पी टाइप है बच्चों वो नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहा जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रिकम्बाइन के बाद या डिफ्यूजन के बाद जो होगा वो होगा एन से पी की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा एन से पी की तरफ, यानी कि ऐसे जा रहा होगा। मैं अगर थोड़ा आपको और अच्छे से बना के दिखा दूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब डेवलप हो गया बच्चों वो एन से पी की तरफ, इस तरफ डायरेक्शन जो है इसका ऐसे हो गया। यानी कि अगर मैं इसको एन कहूं इसको पी कहूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन को वापिस आना पड़ेगा पी से एन की तरफ, तब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर नहीं जाने देगा, जिसे कहते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो गया है यही अब बैरियर बन गया है, यही अब बैरियर बन गया है, यही जो है वो अब उसको वापस नहीं जाने देगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को या इसी डिप्लीशन रीजन को हटाने के लिए हमको बायसिंग करनी पड़ती है, हमको बायसिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमको एक्सटर्नल वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। सुनना, इनिशियली पीएन जंक्शन डायोड हमने बनाया तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में था, होल्स माइनॉरिटी में था, पी में होल्स मेजोरिटी में था, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में था। फिर क्या हुआ, कंबाइन में क्या हुआ, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन वहां चला गया कहा पी पे, और यहाँ क्या आ गया, होल्स आ गया। तो एन टाइप कैसा हो गया बेटा, होल्स माइनॉरिटी में हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में हो गया, और पी टाइप में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में हो गया और होल्स माइनॉरिटी में हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, तो पॉजिटिव क्या हो गया एन टाइप, नेगेटिव क्या हो गया पी टाइप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एन टाइप से पी टाइप चला गया। मतलब हमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया कहां कहां, एन से पी की तरफ, तो जब इलेक्ट्रॉन को पी से एन में आना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रुकेगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बाइसिंग करना पड़ता है। इसलिए बाइसिंग करना पड़ता है, दो तरह का होता है बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का बेटा ये सिंपल सा एक थ्योरी था कि ये ऐसा होता है। अब एक तो डिफ्यूजन करंट, दूसरा जब आपको वापिस आना है तो आपको ड्रिफ्ट करंट लगाना पड़ेगा। फिर आपको बेटा यहाँ ड्रिफ्ट करंट की आवश्यकता होगी। अब क्या होता है ड्रिफ्ट करंट, कैसे लगता है वही बात करेंगे। सो लिखा है अभी दो इनिशियली एन टाइप और पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो हमने पढ़ा हुआ है। बच्चों थोड़ा सा और आगे चले तो ये है, आप देखेंगे बच्चों तो देख बेटा कैसे करेंगे इसको, है ना। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पिछले स्लाइड में तुम देख कि मैंने ये सारी चीजें बताई है कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्शन क्या होती है ना। तो चलो आज थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। पहला कह रहा है सिंस द n साइड हैज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स लिखा है बेटा, ये लास्ट नहीं लॉस्ट। n साइड हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, इट हैज बिकम अ पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस चार्ज रीजन हो जाएगा। पहले एक्चुअली क्या था, ये नेगेटिव था। मैंने बेटा आपको लास्ट बना के सब दिखाया हुआ यहाँ पे, है ना। प्लीज बस मैं रीड कर दे रहा हूँ ताकि while the p side has gained electrons so it
has becomes a negative space charge region. Due to this, space charge is positive charge on n side and negative charge on p side, जो ऑलरेडी बताया आपको. An electric field is produced in the depletion region, direction from n side to p side. क्योंकि अब n पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और p पे कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना. पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज आता है. दिस इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल ऑन द n साइड इज हाई. अब ऑब्वियस ये बात है बेटा, जिधर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिधर ऑब्वियस जहाँ पॉजिटिव है यानी कि वहां पोटेंशियल हाई हो जाएगा, और जहाँ नेगेटिव है वहां पोटेंशियल लो हो जाएगा. तो ये बात तो बेटा कोई नई बात तो है ही नहीं. ठीक है. The potential on the n side is high while the potential on the p side is low. Hence there is a potential difference between the two sides around the pn junction. This is called as the barrier potential. यार ये कोई बात तो हुई नहीं, बिल्कुल सही बात है. ये हाई पोटेंशियल है यानी कि n टाइप, ये लो पोटेंशियल है यानी कि p टाइप. तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया ही है. अब क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके अंदर है तो बैरियर पोटेंशियल भी है. अब क्या हुआ, ये बैरियर पोटेंशियल है. अब क्या एक्सटर्नल वोल्टेज दोगे आप, तो एक्सटर्नल वोल्टेज अगर जब तक आप बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं दोगे तब तक ये डिप्लीशन रीजन रिड्यूस नहीं होगा, और रिड्यूस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा. तो ये कंडीशन है आपको इस इलेक्ट्रॉन को वापस एन में लेके जाने के लिए और मूव कराने के लिए. आप ध्यान रखेंगे. तो और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही बैरियर पोटेंशियल जो है बेटा वो पैदा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे. सो देर आर टू साइमल्टेनियस प्रोसेस इन अ पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट. जो बेटा आपको ऑलरेडी डिफ्यूजन करंट में पढ़ा चुका हूं, वापस लिख देता हूं. ड्यू टू द कंसंट्रेशन difference, the electrons tends to move from n side to p side while the holes tends to make more from p side to n side. बेटा n से p गया हो इलेक्ट्रॉन और p से n आया होल्स. तो this movement of charge carriers as diffusion current. Initially due to diffusion the depletion region gets formed. पहले पढ़ा चुका है. दूसरा है बेटा ड्रिफ्ट करंट. अब ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या होता है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा हो तो ड्रिफ्ट करंट समझ में आ जाए. आफ्टर द इनिशियल मूवमेंट द डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड. अब क्या हुआ, इधर ये n रहा, इधर ये p रहा, और बीच में एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड n से p के बीच में जा रहा है, और यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल भी जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है. अब and the barrier electric field is set up. The direction of electric field is such that it will oppose the further diffusion of electrons. इसीलिए तो हुआ है कि अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता वापस. तो the electric field forces the electrons from p side to go back to the n side. अब क्या हो रहा है, p से n जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा. ठीक है बेटा. And simultaneously it forces the holes from n side to go back to the p side. ठीक है. Since the electric field prevents the recombination or electron and holes is termed out. अब देखो बेटा जो फोर्स होता है वो अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के. ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा होगा आपने, या आपने पढ़ा होगा E इक्वल्स टू एफ इंटू क्यू में मैंने बताया था उस दिन भी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से चार्ज की वेलोसिटी भी इधर जाता है, और तभी इसको इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहते थे. और इस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया जाता है. जब चैप्टर 3 हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ ड्रिफ्ट is opposite to the diffusion and is called drift current. अब समझ में आ रही बात आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो जैसे होल, अब n में होल्स है तो ये होल्स p में जाना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा वो n में आना चाहेगा. तो ये भी फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट किसके बेटे, ये लगा रहा है किसके अगेंस्ट बेटा, इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगा रहा है. तो इसके जो मूवमेंट से जो करंट पैदा होगा दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. ठीक है. Hence, after the depletion region is formed,
देयर इज द फर्दर नेट मूवमेंट एंड द नेट करंट इज जीरो। तो बेटा क्या हो गया कि अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और मूवमेंट हो ही नहीं रही है क्योंकि डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया है, तो जो ड्रिफ्ट करंट है बेटा वो जीरो हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट का मतलब समझ में आना चाहिए कि जब बेटा क्या है डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एन में जाना चाहेगा और होल जो है वो पी में जाना चाहेगा, तो उसके लिए वो ड्रिफ्ट करेगा, यानी कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाएगा, तो उसके कारण जो करंट पैदा होगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा। ठीक है। अब अब क्योंकि बेटा एक तो आपका पी टाइप और ये आपका एन टाइप, मैं इस तरह से डायोड बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। अब ये डायोड है। अब आपको पता है ये वाला पी टाइप होता है और ये वाला एन टाइप होता है। अब मैंने कहा कि पी टाइप और एन टाइप, तो आपने अच्छे से पढ़ा कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल मेटल कॉन्टेक्स्ट लगाया जाता है टू सप्लाई द एक्सटर्नल वोल्टेज। और आपको पता है बायसिंग क्यों करनी पड़ती है? भाई बायसिंग तो करना पड़ेगा, कि बायसिंग नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन वापिस, याद है जो इलेक्ट्रॉन वापिस एक तो एन था और पी था, तो यहाँ डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया था। तो डिप्लीशन रीजन के फॉर्म होने से पी से इलेक्ट्रॉन एन में नहीं जा पा रहा था, तो उसे तो लेके जाना है ना, इलेक्ट्रॉन को तो मूव कराना है, तो उसके लिए आपको बायसिंग करना पड़ेगा। और जो बायसिंग है दो टाइप का है। पहला होता है फॉरवर्ड बायसिंग, पहला होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। पहला होता है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। तो ये बेटा सिंबल है पी टाइप और एन टाइप। अगर मैं बोलूं इसको पी टाइप और इसको बोलूं एन टाइप, तो फॉरवर्ड बायसिंग तब होता है जब पी टाइप को कनेक्ट करो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन टाइप को कनेक्ट करो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल। ठीक है बेटा, यानी कि बड़ा वाला जो होता है इस पे हायर पोटेंशियल होता है और छोटे वाले पे लोअर पोटेंशियल होता है। इसलिए बेटा पॉजिटिव को पॉजिटिव से करो और नेगेटिव को नेगेटिव से करो। यानी कि अगर इसको आप कनेक्ट करो पॉजिटिव और इसको कनेक्ट करो नेगेटिव से, यानी कि पी टाइप को कनेक्ट करो आप बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप करो नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस तरह का जो सेटअप है बच्चों वो आपको देगा फॉरवर्ड बायसिंग, वो देगा बच्चों आपको फॉरवर्ड बायसिंग। और आप ठीक इसका उल्टा कर दो, यानी कि अगर ये P है और अगर ये N है, तो आप क्या करो कि P को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से और N को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से। तो इस तरह का जो सिस्टम है या सेटअप है वो देगा आपको बेटा रिवर्स बायसिंग। तो बेटा याद रखना, P से पॉजिटिव और N से नेगेटिव कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायसिंग, और अगर P से नेगेटिव किया और N से पॉजिटिव किया तो रिवर्स बायसिंग। अब बेटा इसके बहुत सारे मायने थे लेकिन जनरल डायोड है नहीं सिलेबस में, तो इसलिए ज्यादा मजा नहीं पाएगा, बट कोई बात नहीं, जब मैं नीट में कराऊंगा तो आप उस पर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके फर्दर मैं इसी का रेफरेंस देके बेटा वो कराऊंगा। तो लिखा है कि बायसिंग इन बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन इट इज कॉल्ड एज बायसिंग। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पहला फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा रिवर्स बायसिंग। अब देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है बेटा, ये वोल्ट मीटर है, देखो ये एमीटर है, ये पीएन जंक्शन डायोड है और ये एक्सटर्नल बैटरी या सेल लगाया हुआ है। तो बेटा एमीटर जो है वो सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल लगता है। तो इस तरह का सेटअप उन्होंने बना दिया, देखो इस तरफ सेटअप बना दिया कि ये वोल्टेज लगा और यहाँ उन्होंने एक सिंबल बनाया कि भैया ये तो ये है, और यहाँ इन्होंने इनफैक्ट माइक्रो एम्पियर के लिए भी ले लिया कि भैया ये एमीटर ले लिया, और बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या करा, P से पॉजिटिव और N से नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। देखिए ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव था, तो ये वाला P और ये वाला N, तो ये कंडीशन हो जाएगा बेटा फॉरवर्ड बायसिंग का। अब सर आप ये क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समझो, अब P टाइप में क्या था, अब मैं आपको समझाता हूँ। P टाइप में क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया था, आपको याद हो गया होगा, और ये आप ले लो डिप्लीशन रीजन। पी टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया था, और एन टाइप में होल्स ज्यादा हो गया था, और इसके कारण यहाँ पे होल्स था माइनॉरिटी में, और
यहां पर इलेक्ट्रॉन था माइनॉरिटी में। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? जब पॉजिटिव इधर रहा और नेगेटिव इधर रहा, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो क्या हुआ, ये जो P है ये पॉजिटिव यानी कि सबको खींचने लगा। अब कहोगे सर ये चीज तो समझ ही नहीं आई। हाँ, अब क्योंकि आपको समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा नहीं। आओ आपको ढंग से और पढ़ाता हूँ। देखिए, इनिशियली आपको P और N दोनों याद होगा, P भी याद होगा और N भी याद होगा। तुमने कहा सर इनिशियली तो याद रहा, सब याद रहा। P में होल्स ज्यादा होते थे। हाँ सर होते थे, होल्स ज्यादा होते थे। और N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते थे। ठीक है सर, होते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा अब आप यहाँ P से पॉजिटिव रखो और N से नेगेटिव रखो। तुमने कहा हाँ सर। अब एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इस दिशा में भागेगा, यानी कि ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि ये इसको फोर्स मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव है तो इससे ये होल्स इधर ड्रिफ्ट करेगा। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे यहां से, एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा और ये डिप्लीशन रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कुछ नहीं होगा और ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो। तब क्या होगा बेटा, तब इस केस में इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाएगा और होल्स इधर आने लग जाएगा। क्योंकि क्योंकि बेटा अब ऐसा कुछ यहाँ डिप्लीशन रहा ही नहीं। तो अब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर आने लग जाएगा और होल्स इधर जाने लग जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आने लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करेगा और पी की तरफ। तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब ये अगर एक मार्क्स में पूछ ले तो रोना मत। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है बच्चों। तो देखो सही तो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। और आपको पता अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो जो करंट होगा बेटा वो इसके अपोजिट ही होगा। तो यानी कि करंट जो है वो पॉजिटिव से घूम के नेगेटिव की तरफ आएगा। तो जो बेटा करंट होता है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, और जो करंट होता है वो जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये करंट मूव करता है। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, और करंट इस तरफ घूमने लग जाएगा। तो ये होता है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। इस बात का बच्चों आप खास ख्याल रखोगे। ठीक है, पढ़ो। इट इज व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ द डायोड। The positive terminal of the P side would repel the holes and make them move towards the junction. Similarly, the negative terminal on the N side would repel the electrons and make them move towards the junction. वही बेटा ड्रिफ्ट करंट, यानी कि जंक्शन की तरफ जाने लगे दोनों, है ना। दिस वुड रिड्यूस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। अब क्या करेगा, विड्थ को डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यहां से कंटिन्यूस बढ़ रहा है और बैरियर पोटेंशियल के ज्यादा हो जाएगा। तो देन द पोटेंशियल बैरियर वुड आल्सो रिड्यूस। जब रिड्यूस होगा बच्चों, जब बैरियर पोटेंशियल आल्सो रिड्यूस होगा, बेटा देखो लिखा ना, द बैरियर पोटेंशियल वुड आल्सो रिड्यूस एज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज इंक्रीजेस on time would come when the depletion region would not exist, जब करेगा ही नहीं, and the potential barrier would become zero. तो all this stage there can be easy diffusion of electrons and holes and hence current would flow the forward biasing। क्या होगा बेटा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो वोल्टेज एट विच द पोटेंशियल बैरियर बिकम्स जीरो and the current starts flowing in the diode is called as the D voltage। और इसका वैल्यू होता है 0.7 वोल्ट। ये आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट ऑफ
और कट इन वोल्टेज कि बस अब यहाँ पर रुक जाना है भाई, इसके आगे बढ़ाना नहीं है। सो वी कैन से दैट इन फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन रीजन रिड्यूस द क्या है बेटा, करंट कैन इजिली फ्लो, हेंस द डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस। ऑब्वियस सी बात है, लो रेजिस्टेंस देगा। तो बेटा ये क्या था, आपका वेरियर पोटेंशियल था, और इस तरह से आपने पोटेंशियल बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया, तो क्या हुआ, डिप्लीशन इस तरह से रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये ग्राफ बना बेटा। अब सिमिलरली आपका रिवर्स बाइसिंग है बच्चों, क्या है आपको, रिवर्स बाइसिंग है। तो देख बेटा, अब है आप तेरा रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि जो पी टाइप है वो एन टाइप से कनेक्ट होगा, मतलब नेगेटिव से, और जो एन टाइप है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। बाकी सेटअप सेम रहेगा, वोल्ट जो वोल्ट मीटर है पैरेलल लगेगा, एमीटर जो है वो सीरीज में लगेगा। ये नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, अगर तू नॉर्मल ऐसा बना देगा तो भी तेरे को कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि ये पी से एन कनेक्ट हो गया, और एन से मतलब पी से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। बस ये दिखाना है तेरे को। अब इससे होगा क्या, देख जो ये होगा क्या, इनिशियल लेवल पे देख तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो पी में होल्स ज्यादा होंगे और एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है कि नहीं भाई। अब तुम्हें पता है कि गुरुजी इसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और इसमें कुछ होल्स भी होंगे, मैंने कहा हाँ। अब गुरुजी आपने बोला पी को एन से कनेक्ट करने के लिए और एन को पी से, मैंने कहा हाँ। तो सर इलेक्ट्रॉन तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और होल्स इधर, तो सर ये जो गैप है ये तो और बढ़ेगा, ये गैप तो और बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है और होल्स इधर खींच रहा है, तो सर ये तो सर डिप्लीशन तो आपका बढ़ेगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं, इसीलिए इसको रिवर्स बायस तो कहते हैं। अब अगर सिलेबस में होता तो जेनर डायोड एज स्विच पढ़ाता तुम्हें बहुत कुछ, वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ाता, है ना। आपका जो पंखा है, आपका जो ये फैन होता है ना, ये फैन, इस फैन में एक ऐसा रेगुलेटर होता है ना, जिसको आप चेंज करते हो तो पंखे की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, और आप इसको उल्टा घुमाते हो तो रफ्तार जो है बेटा वो घट जाती है ना। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज तो 220 वोल्ट से 230 वोल्ट ही रहता है कि नहीं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी। तो इस पे वोल्टेज सेम है और करंट चेंज हो रहा है, लेकिन ओम्स लॉ ने तो बताया था V नेगेटिव इक्वल टू I, तो वोल्टेज सेम और करंट चेंज हो रहा है। तो जेनर डायोड पढ़ाते तो बताते, लेकिन इस सिलेबस में है नहीं, तो ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा नहीं। तो बेटा ये आपका है, ये आपका रिवर्स बायसिंग है, इसको आप पढ़ लोगे तो आपको मिल जाएगा कि इट इज व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड एंड द negative terminal is connected to the p side of the diode. The positive terminal on the n side would attract the electron and make them move back from the junction. जंक्शन से इस तरफ जाना है ना। Similarly, the negative terminal on the p side would almost the electron and make them move इधर। तो फिर जो कह रहा है कि the would increases the width of the depletion region, अब तो width बढ़ा दी, as a result the potential barrier would also increases, since in the case depletion region is increasing there would be negligible amount of current, the diode offers very high resistance to the flow of the current। अब ये बैरियर पोटेंशियल है, देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, विड्थ बढ़ रहा है, देखो ना, वहां पे घट रहा था। सो वी डिडंट एक्सपेक्ट एनी कनेक्ट टू द रिवर्स बायसिंग, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो, ऐसा स्टेज आएगा रिवर्स बायसिंग इज वेरी हाई, है ना। देन देयर इज सडन राइज इन द करंट, ऐसा भी होता है, बट वो होता जब मैं पढ़ाता, बट अब पढ़ा के फायदा नहीं है। आईवी ग्राफ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ देख लेना, ये ग्राफ 1 मार्क्स में पूछेगा या 2 मार्क्स में। द वोल्टेज एट विच देयर इज अ सडन राइज इन करंट इज कॉल्ड एज जेनर वोल्टेज, विजेट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। और रिवर्स बायस डाउन वोल्टेज, एट दिस पॉइंट द डायोड गेट्स परमानेंटली डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग। अब बेटा जरूरत से ज्यादा आप वोल्टेज लोगे तो ओवरहीट हो जाएगा ना ये। तो करंट वोल्टेज आईवी, वीआई नहीं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना बेटा, आईवी ये वाला करंट है और ये वाला वोल्टेज है। देखो यहाँ पे 0.7 से ये उठा इस तरह से, देखो 0.6 के बाद फॉरवर्ड बायस में,
रिवर्स बायस में जीनर वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जब क्या होगा, करंट में सडन राइज आएगा और क्या होगा, वो रिवर्स बायस वोल्टेज होगा। तो इसको आप करंट जो है वो जो आपने लिया वो मिली एम्पियर में लिया है, ठीक है, और वोल्टेज आप देखते रहिएगा। तो ये आपका रिवर्स बायस था बच्चों। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम द डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ये आपसे पूछा है बच्चों। तो ये अर्थिंग कर दिया है, ये डायोड है, ये 5 वोल्ट दिया है, तो अर्थिंग कर दिया यानी कि 0 वोल्ट हो गया यहाँ, और यहाँ 5 वोल्ट है। और ये देखो तो ये पी टाइप और ये एन टाइप है, यानी कि अगर आप देखो तो ये तो आपका पी टाइप होता है, ये आपका एन टाइप होता है। अब यहाँ पे तो 0 वोल्ट है क्योंकि अर्थिंग कर दिया, और यहाँ 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट इसका ये हाइयर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो हाइयर पोटेंशियल कनेक्ट विद एन टाइप, अरे बाप रे, और लोअर पोटेंशियल कनेक्ट विद पी टाइप, तो ये तो रिवर्स बायसिंग हो गया, है कि नहीं, ये तो रिवर्स बायसिंग हो गया। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी बात ये बच्चों, अब एप्लीकेशन ऑफ डायोड में अगर आप हमारे टाइम पे होते तो आपको सब पढ़ना होता, आपको ट्रांजिस्टर भी पढ़ना होता, और हमारे टाइम पे तो कम्युनिकेशन जो आता है, जो अभी आपका चैप्टर रिलेटेड है वो भी नहीं आ रहा। तो इसमें बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायोड में सिर्फ आप में रेक्टिफायर और एलईडी में अपने तरफ से पढ़ा दूंगा, ताकि आपको 1% अगर एलईडी हो भी तो कोई दिक्कत हो। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, मैंने बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, इसी ये डिस्कस कर रहा था। फिर आपका फोटो डायोड था और सोलर सेल था, हालांकि ये मैं नीट में पढ़ाऊंगा, तो घबराने की बात नहीं है, जो भी बच्चे उसमें देखना चाहे वो उसमें देख लेंगे। तो रेक्टिफायर और एलईडी, अब ये एप्लीकेशन ऑफ डायोड है। अब जो रेक्टिफायर होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, सुनना, रेक्टिफायर जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। अब बेटा वेव क्या होता है, ये बच्चों आप जाके लेक्चर दे सकते हो, मैंने दूसरा लेक्चर भी आपको डाल दिया है बेटा। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और दूसरा बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर है। तो इन दोनों को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर होता क्या है, पहले तो ये बच्चों रेक्टिफायर होता है कि जिसको अगर आप एसी करंट दो, यानी कि आप एसी करंट दो इस तरह से, एक ये डिवाइस है जिसको आप एसी करंट दोगे, तो ये जब ये इससे पास होगा तो ये डीसी करंट देगा आउटपुट, यानी कि इनपुट में आपने एसी करंट दिया तो आउटपुट में आपको डीसी करंट देगा। अच्छा, हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको रेक्टिफायर की, हमको एसी से डीसी में कन्वर्ट क्यों करना है। अब भाई अपने मोबाइल का चार्जर ही ले लो, आपके घर में सप्लाई आ रहा है वो तो एसी है ना, पर आपके जो फोन की जो बैटरी है, जो चार्जर है, वो तो डीसी करंट देगा अपने फोन को, है ना। अब ज्यादा इस पर चर्चा करूंगा नहीं, बस ये समझ लो रेक्टिफायर। और ये भाई फिर वही बात है, 3 मार्क्स, 7 मार्क्स का चैप्टर है, और रेक्टिफायर रहा है तो देख लो है ही क्या चैप्टर है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, पी टाइप, एन टाइप, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, 7 नंबर फ्री के। हाँ अगर ये सब होता तो थोड़ा लगता कि हाँ यार ज्यादा है, कुछ नहीं है। तो क्या बोला कि एसी दिया इनपुट में और डीसी मिल गया आउटपुट में, तो ऐसा डिवाइस क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। तो कहोगे ना रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, तो क्या करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट करंट में, लिखा है इन ऑल्टरनेटिंग करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स चेंजिंग, अ सर्किट व्हिच मेक्स द करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। तो भाई जो एक ही डायरेक्शन में मूव करा दे, यानी कि डायरेक्शन चेंज ना हो, बेटा वो डीसी ही तो होता है। अब डायरेक्शन चेंज क्या है क्या नहीं, अगर ये जानना है तो आप मेरे एसी वाले लेक्चर में जाइए, बहुत बढ़िया डिटेल स्टडी करके, डिटेल लेक्चर बेटा मैंने वहां डाला हुआ है, आप उसको देखिए बच्चों, बहुत डिटेल स्टडी किया हुआ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो रेक्टिफायर है। अब इसमें हाफ वेव और फुल वेव, हाफ वेव में एक डायोड लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हाफ वेव ही करना है, यानी कि वेव अगर ऐसा है तो इसका आधा ही करना है, यही वाला करना है, तो ये वाला करना है तो एक सिंगल डायोड, सुनना, और अगर दोनों करना है तो बेटा यहाँ दो डायोड लगेगा। तो हाफ में सिंगल डायोड और फुल में दो डायोड, बस इसका कंस्ट्रक्शन आसान है, बस थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी है, ये भी फ्री में नंबर देगा।
और मैंने बताया कि ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट सवाल में एक साथ करवा दूंगा बच्चों आपको। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा। फिलहाल जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा वो ये पढ़ के बहुत सारा काम चला सकते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स भी ला सकते हो आप। बाकी जो एग्जैक्ट सवाल होंगे आपको बता दूंगा कि आप ये पढ़ के जाना, और ऑलमोस्ट ज्यादा जितना बता रहा हूँ कि जितना बताऊंगा वही आएगा, ज्यादा कुछ मार्क आएगा नहीं। तो चलो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बेटा एक ट्रांसफॉर्मर बनाया है, देखो ट्रांसफार्मर क्यों बनाया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही बेटा एसी करंट देता है, ठीक है। यहाँ पे इसने एसी का साइन लगा दिया, एक ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये बेटा आउटपुट रहा। यहाँ पे इन्होंने बेटा एक डायोड लगाया, और यहाँ पे बच्चों को लोड लगाया जहां ये जरूरत है आपको। आप चाहे कनेक्ट करो नहीं करो, ये आरएल है, यानी कि लोड का रेजिस्टेंस है, यानी कि लोड का रेजिस्टेंस है, यानी कि आप ना फोन चार्ज कर रहे हो तो फोन भी क्या आपका लोड ही तो है एक तरीके से। तो ये सिंगल डायोड है, ये सिंगल डायोड है। अब क्या कह रहा है कि अगर, बहुत सिंपल बात है समझना, कि अगर यहां से इस तरह से एक एसी इनपुट जा रहा है, देखो बेटा ये इनपुट है बनाया हुआ। अब बेटा इस पॉइंट को अगर आप ए मानोगे और इस पॉइंट को बेटा आप बी मानोगे, और अगर आप मानोगे कि ए का पोटेंशियल, ए का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है बी से, मान लो कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है बी से, तो इसका मतलब कि हायर पोटेंशियल कनेक्ट विथ पी टाइप और लोअर पोटेंशियल कनेक्ट विथ एन टाइप। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग है। जब फॉरवर्ड बायसिंग है तो यहां से जाने वाला, यहां से जो भी जाना चाहेगा भैया वो इजीली फ्लो कर सकता है यहां से, यानी कि करंट जा सकता है इस लोड में। लेकिन जैसे ही अगर आपने कह दिया कि VB इज ग्रेटर देन VA, यानी कि ये वाला हायर पोटेंशियल और ये वाला लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब कि बेटा जो जो लोअर पोटेंशियल है वो पी टाइप से कनेक्ट हो गया और हायर पोटेंशियल जो है वो एन से कनेक्ट हो गया, तो बेटा ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग, ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए बेटा ये जाएगा तो पूरा वेव, लेकिन ये रेक्टिफाई करके सिर्फ एक वेव दे देगा, दूसरा नहीं देगा। फिर ऐसे ही दूसरा वेव चल के जाएगा तो फिर उसका एक वेव उठा लेगा, फिर दूसरा वेव नहीं देगा, फिर इस तरह से बेटा इसका आउटपुट। और बेटा क्योंकि ये डीसी देगा, याद रखना। इसमें भी एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं बच्चे, बताएंगे आपको थोड़ा बहुत ये। तो इस तरह से बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो ये कैसा देगा, डीसी करंट दे देगा बच्चों। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसको तो पढ़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट वी ओनली इन द डायरेक्शन एंड है, ओनली इन वन डायरेक्शन एंड हैज रेक्टिफाइड। तो ये तो इनपुट था, ये आउटपुट था, ये इसका सेटअप है बच्चों जो मैंने यहाँ बता दिया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा पढ़ लेना। लिखा है कि लेट अस अंडरस्टैंड हाउ रेक्टिफायर विल वर्क ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC। When the polarity A is positive, the diode will forward biased, जो मैंने समझाया आपको, and will allow current to flow. Current will flow in load and we get output voltage. अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल, while the polarity is negative, diode will reverse biased and we will not obtain current in the load. The output frequency is same as the input frequency. याद रखना एक बात कि अगर कोई आपसे पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या है, तो क्या देना कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका इनपुट का फ्रीक्वेंसी आउटपुट के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बेटा जो रेक्टिफायर में हमने ट्रांसफार्मर यूज किया है वो हमेशा स्टेप डाउन होगा। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द input AC voltage so that the diode does not gets damaged when reverse biased। क्योंकि अगर बेटा स्टेप अप कर देंगे तो बेटा आपको पता ही है
अब फुल वेव में देखो, दो डायोड लगाया हुआ है, बहुत आसान है, सुनिएगा। ये एसी है, अच्छा, ये यू करके ये ऐसा। अब देखो बेटा, एक तो ये डायोड लगा है ना, अब दूसरा ये डायोड लगा, ठीक है, घबराएगा बिल्कुल नहीं है ना। अब यहां से एक इस तरह से लोड लगा दिया, ठीक है, आरएल, जो यहां से कनेक्ट हो गया, ठीक है, या सीधा इसको आप यहां से कनेक्ट कर देना, यहां से कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये आरएल लोड है। अब एक तो डायोड D1, एक डायोड D2। अब जब दो डायोड हुआ तो होगा क्या कि जब ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है, ए और बी नेगेटिव है, तो ये वाला फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये वाला रिवर्स बाइस हो जाएगा। लेकिन जब क्या करोगे, जब ए वाला नेगेटिव रखोगे तो बी वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये वाला रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ भी हो जाएगा और फुल भी हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा इसका आउटपुट वोल्टेज का आपको आउटपुट मिल जाएगा, दो डायोड की वजह से। लिखा है दिस सर्किट गिव्स आउटपुट for both the positive half cycle or negative half cycle. For the positive half cycle, when the polarity A is positive, the diode D1 sets forward biasing while D2 is reverse biasing. भैया जब A पॉजिटिव है तो D1 फॉरवर्ड है, D2 क्या है, रिवर्स बाइसिंग है। और जब A नेगेटिव है तो क्या है, ये वाला रिवर्स बाइसिंग, ये वाला फॉरवर्ड बाइसिंग। इतना आसान तो है यार। तो द करंट इन द आउटपुट वोल्टेज इज कमिंग थ्रू D1, है ना, and we get on its voltage across the loads. During the negative half cycle of AC, the polarity of B while the positive and D2 will forward bias and D1 will be reverse bias. So as a result, current will be through D2 while D1 will not conduct. सही बात है दूसरे केस में. Again we obtain output voltage across the load. The same process gets on repeating. Hence the output is full wave rectified and it has a frequency double of the input frequency. यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा वो आउटपुट में बेटा ट्वाइस हो जाएगा इनपुट के फ्रीक्वेंसी का। क्यों ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि बेटा आपने दो डायोड यूज किया हुआ है, एक बार रिवर्स तो एक बार आपका फॉरवर्ड हो रहा है, फिर फॉरवर्ड फिर रिवर्स और रिपीट हो रहा है। तो इट हैज अ फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। और ये याद रखेंगे बेटा, ये वाला उसमें सेम होता है, इसमें डबल होता है। देखो इस तरह से मैंने बनाया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे बनाया था, देखो तो ये इस तरह से बनेगा सेम डायरेक्शन में। और एक बेटा है फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर सर्किट क्यों इस्तेमाल करते हैं बेटा, ताकि यह आउटपुट जो है वो सेम इस तरह से हो जाए। द रेक्टिफाइड वोल्टेज इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स। अब पल्स क्या होता है, कल ही पढ़ाया है वेव्स में, जाके देखो पल्स क्या होता है। एक बनता है, एक बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसे पल्स कहेंगे। तो इट इज अंडर यूनिडायरेक्शनल, it does not have a steady value. To get steady DC output, a capacitor is connected across the output terminals parallel to the load RL। यानी कि जो लोड RL लगाया है उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाना पड़ता है, ताकि जो आपका ये है पल्सेस का जो आपका ये वो है वो सेम आ सके। हालांकि ये नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर पूछे तो, हालांकि तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। ये फिल्टर सर्किट है बेटा। जो जो क्या होता है, अगर मैं बनाऊं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये याद है ना रेक्टिफायर है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस तरह से फुल वे भी बनाता हूँ, कोई बात नहीं, तो ये D1 है और ये बेटा आपको D2 है, ये D1 है और ये D2 है। और इस तरह से बेटा आपने एक लोड जो है वो इस तरह से आपने एक लोड ले रखा है RN। तो बेटा क्या करोगे, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। बस ये कहने का मतलब है कि इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो, जिसे कहते हैं फिल्टर सर्किट। सो बेटा आपका जो ये जो आपका रेक्टिफायर, ये जो आपका बेटा रेक्टिफायर है, ये यहीं पे बेटा समाप्त होता है, ठीक है। अब बेटा ये सेमीकंडक्टर को हम यहीं पे बेटा समाप्त कर देंगे, है ना। अब एलईडी को मैं पढ़ाना तो चाह रहा था, बट क्योंकि बेटा अभी सिलेबस में है भी नहीं और टाइम भी नहीं बच रहा, तो एलईडी को अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक बेटा इसको देखें, समझे और अच्छे से पढ़े।
बेटा आपका मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। एसी बच्चों ऑलरेडी अपलोडेड है, ईएमआई बच्चों ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी आपको रे ऑप्टिक्स वेव का मैंने एक डाल दिया है, एक लेक्चर में और डाल दूंगा वेव ऑप्टिक्स का। तो बेटा आप इससे तैयारी करें, खूब मेहनत से पढ़ें, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है। तो बेटा और इस तरह से आप समझे, देखें और इसको अच्छे से एग्जाम में उतारें, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।